जैसी कि घोषणा की गई थी कि फर्स्ट अप्रैल से हम लोग प्रौद्ध की क्लास करेंगे। और प्रौद्ध चूँकि भारतवर्ष में ज़्यादा संख्या को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया को ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हिंदी में प्रौद्ध की क्लास रखने का फैसला किया। संभवतः ओवरसीज ब्रदर्स और सिस्टर्स भी कुछ जुड़े होंगे, दे माइट हैव सम प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज, सो दे हैव टू बियर विथ अस फॉर दिस हिंदी लैंग्वेज। और मैं प्रौद्ध की बात शुरू करूं तो प्रौद्ध किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि क्या हमें इसकी आवश्यकता है या ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ही नहीं है तो फिर उस पर बात करना बेमानी होता है। तो इसमें हम देखेंगे, बात करेंगे आज कि क्या आज सच में प्रौद्ध की आवश्यकता है। तो प्रौद्ध की आवश्यकता बिल्कुल है, निश्चित तौर पे है। और इसके प्रौद्ध को इम्प्लीमेंट करने के दो पहलू हैं, दो कारण हैं, दो वजहें हैं। पहला है वर्तमान परिस्थिति, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, डिस्पैरिटी, अमीर और गरीब के बीच की खाई और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जो कुछ हाथों में जाके सीमित होता जा रहा है, जिसने अल्टीमेटली आज दुनिया की इकोनॉमी को रिसेशन के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। बल्कि खड़ा नहीं किया है, आईएमएफ के चेयरमैन ने 2 दिन पहले ये घोषणा की कि नाउ वी हैव इंटर्ड इनटू द फेज ऑफ रिसेशन, हम मंदी के दौर में प्रवेश कर चुके हैं, इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। और दूसरा इसका एक पहलू है, वो पहलू है आदर्शगत, आइडियोलॉजिकल। वैसे तो मुझे पहले आइडियोलॉजिकल पक्ष की चर्चा करनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि शायद आइडियोलॉजिकल पक्ष की चर्चा करने के बाद मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहूँगा। तो इसलिए पहले हम इसके जो व्यवहारिक या जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। भारत, इंडिया इज द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया की हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। शायद खुशी की बात है, शायद क्यों, निश्चित ही खुशी की बात है। बट जब प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो हम 139th प्लेस पे हैं, 139वें स्थान पे हैं। दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में हम 139वें 139th प्लेस पे हैं ग्लोबली। विकास के, डेवलपमेंट के जितने भी पैमाने हैं, आंकड़े हैं, उन पे हम अपने देश की स्थिति की बात करते हैं। हंगर इंडेक्स, भूख का पैमाना, भूख के पैमाने पे 2014 में हम दुनिया में 55वें स्थान पे थे। वी ड्रॉप डाउन टू 80th प्लेस इन 2015। सिर्फ एक साल के बाद हम 55 से 80वें स्थान पे आ गए। इन 2017 वी ड्रॉप डाउन टू 100th प्लेस। मतलब जो हम 2014 में भूख के आंकड़े पे, हंगर इंडेक्स पे 55वें नंबर पे थे, 2017 में हम 100वें स्थान पे आ गए। और 2019 में लगातार ये गिरने का दौर हमारा जारी है और आज हम 102 प्लेस पे हैं। वो भी कितने देशों में? आउट ऑफ 117 कंट्रीज। सिर्फ 117 देशों में हम 102वें स्थान पे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर विकास का ये कौन सा पैमाना है जहाँ पे
कहने के लिए तो हमारा विकास हो रहा है, लेकिन हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो या हंगर इंडेक्स हो या हैप्पीनेस इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं। अभी दुनिया में एक नया कंसेप्ट है, नया नहीं है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, कि किसी देश के लोग कितने खुश हैं, हैप्पी हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी आप देखिए 2017 में हम 122वें 122 प्लेस पे थे, 122nd प्लेस। 2018 में वी ड्रॉप डाउन टू 133rd प्लेस, 133वें स्थान पे आए। 2019 में हम और नीचे गए, 140वें स्थान पे आए, वी केम टू 140th प्लेस एंड नाउ वी आर ऑन 144th प्लेस। दुनिया में हम 144वें नंबर पे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, और वो भी कितने देशों में? सिर्फ 153 देश जहां पे सर्वे हुए हैं। आउट ऑफ 153 नाउ वी आर ऑन 144th प्लेस ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स। आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का विंग है, इन सब लोगों ने एक बार नहीं कई बारी बताया कि भारतवर्ष में तकरीबन 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रोजाना खाने को नहीं मिलता है। 30 करोड़ लोग, दोज हु आर नॉट गेटिंग फूड रेगुलरली। हमें आजाद हुए आज 73 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी भी 5 वर्ष के नीचे के कम से कम 44-45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। मतलब हम अपने बच्चों को अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस डाइट तक नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारी विकास की चकाचौंध की कहानी है। तो ये स्थितियां क्यों हैं? क्या इस देश में पैसे की कमी है? तो शायद पैसे की कमी भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पैसे की कमी कैसे नहीं है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉवर्टी डिस्पैरिटी पे काम करती है, और हर साल जनवरी में उनके आंकड़े, पिछले साल के आंकड़े वो रिलीज करते हैं। 2020 का जो आंकड़ा है ऑक्सफैम इंटरनेशनल का, वो ये कहता है कि भारतवर्ष के 63 जो बिलियनियर्स हैं या जो पूंजीपति हैं, उन 63 लोगों की सामूहिक संपत्ति है 24,42,200 करोड़ रुपए। मतलब ये 63 लोगों की वेल्थ इज इक्विवेलेंट टू द टोटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19। मतलब 2018-19 का जो भारत सरकार का बजट था, कितने लोगों के लिए? 130 करोड़ लोगों के लिए जो बजट था, 24,42,200 करोड़ रुपए, उतनी वेल्थ सिर्फ 63 लोगों के पास है। अब आप अंदाजा लगाइए, हमें लगता है कि गरीबी है इस देश में, पैसे नहीं है। तो इसी आंकड़े को थोड़ा मैं और बढ़ाता हूं। 5 पूंजीपतियों की कलेक्टिव वेल्थ है $125 बिलियन। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 8.5 लाख करोड़ रुपए, या शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये जो मैंने कैलकुलेशंस किए हैं वो $1 = 70 रुपीज़ में किया था। आज के दिन में रुपया जो है 74-75 के बीच में वेरी कर रहा है, 74-75 रुपीज़ के बीच में। तो माइट दिस विल गो मोर देन 8,50,000 करोड़ रुपीज़। 10 पूंजीपतियों की बात करें तो उनकी जो पर्सनल वेल्थ है वो है $185 बिलियन, मतलब 13 लाख करोड़ रुपए। और जैसा मैंने कहा कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जो बताया कि 63 लोगों की पूंजी है 24,20,000 करोड़ रुपए, जो 24,42,200 करोड़ रुपए, दिस कम्स टू $350 बिलियन। इसी ऑक्सफैम के लास्ट ईयर की रिपोर्ट में बताया गया था
कि 9 पूंजीपतियों की वेल्थ इक्विवेलेंट टू 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब 50% पॉपुलेशन के पास जो वेल्थ है, मतलब 65 करोड़ लोगों के पास जितनी पूंजी है उतनी पूंजी सिर्फ 9 लोगों के पास है। ये ऑक्सफैम के लास्ट ईयर के डेटा ने बताया था। और इस साल का ऑक्सफैम का डेटा कहता है कि 1% लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी वेल्थ है, जो कि 70% आबादी का 4 गुना ज्यादा है। 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कम्स टू 95 करोड़। 95 करोड़ लोगों के पूंजी से भी 4 गुना ज्यादा है सिर्फ 1% लोगों के पास में। तो आपको लगेगा कि ये स्थिति तो सिर्फ भारतवर्ष में ही है, बाकी जगह शायद स्थितियां बहुत ठीक हैं। तो स्थितियां कहीं पे भी ठीक नहीं है। आप ग्लोबली भी देखेंगे तो ग्लोबल भी यही पैटर्न है। जैसे ऑक्सफैम ने 2019 में कहा कि 9 पूंजीपतियों की वेल्थ इक्विवेलेंट टू द वेल्थ ऑफ 50% पॉपुलेशन इन इंडिया, उसी तरह 2018 के ऑक्सफैम के आंकड़े ने ये बताया था कि दुनिया के 8 पूंजीपतियों की पर्सनल वेल्थ, और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं पर्सनल वेल्थ, इट्स नॉट अबाउट देयर कंपनीज मार्केट वैल्यूएशन, ये उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और संपदा की मैं बात कर रहा हूं। 2018 में के ऑक्सफैम के आंकड़े ने बताया कि 8 पूंजीपतियों की पर्सनल वेल्थ इज इक्विवेलेंट टू द वेल्थ ऑफ 50% पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब। मतलब अगर आज दुनिया की आबादी हम कैलकुलेट करने के लिए 8 अरब मान लें, 8 बिलियन पीपल ऑल अक्रॉस ग्लोब, तो 8 लोगों की पूंजी और 4 बिलियन लोगों का वेल्थ दोनों बराबर है। तो आप ये सोचिए कि कितनी डिस्पैरिटी है, कितना भेदभाव है, पैसे की कमी नहीं है, ये जो सीमित हाथों में जाके संचित होता जा रहा है ये पैसा, ये सारी उसके कारण ये स्थितियां बनी हैं। और फोर्ब्स ने बताया कि इस दुनिया में 2200 बिलियनियर्स हैं जिनकी कलेक्टिव वेल्थ $9 ट्रिलियन। 2200 लोग, सिर्फ 2200 पर्सन्स, एंड देयर कलेक्टिव वेल्थ इज $9 ट्रिलियन। और अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूं, इट कम्स टू 6 करोड़ 30 लाख करोड़ ऑफ रुपीज। एंड आई वाउच कि हम में से कोई भी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम में से कोई भी ये 6 करोड़ 30 लाख करोड़ का आंकड़ा न्यूमेरिकल में नहीं लिख पाएगा, प्रोवाइडेड यू डोंट नो कि ट्रिलियन में कितने जीरोस लगते हैं। तो पूरी दुनिया में जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है, वो खराब है। और आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर में चल रही है। कहने के लिए चीन एक साम्यवादी देश है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, बट दे टू आर फॉलोइंग द कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर। जब इकोनॉमी की बात आती है तो चाइना भी उसी कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और उसका एग्जाम्पल है कि आज आप देखिए दुनिया ने अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना को बना दिया। और जब आप किसी एक जगह को सेंट्रलाइज्ड अगर आप प्रोडक्शन हब बनाते हैं तो उसका खामियाजा आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से चाइना के अंदर ही नहीं, दुनिया भर में आज जो प्रोडक्शंस बंद हुए हैं वो एक जीता जागता उदाहरण है इस सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के कमी का, खराबी का, इसके खराब होने का। आप दवाइयों की बात कीजिए, आज जब बीमारी का दौर चल रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खाने पीने की चीज़ों की और मेडिसिन्स की। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स, एटलीस्ट 30% ऑफ द मेडिसिन इज सप्लाइड बाय, या उनके रॉ मटेरियल्स जो है वो चाइना सप्लाई करता है। अब क्या है, चाइना के अंदर ही जब प्रोडक्शन बंद है तो आज सारे देशों के अंदर
दवाइयों की, मेडिसिन्स की स्कार्सिटी हो रही है। ना सिर्फ मेडिसिन्स की स्कार्सिटी हो रही है, बट ये जो प्रोड्यूस्ड या फर्निश्ड गुड्स हैं उनकी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना होता था। चाइना से आज शिपमेंट्स नहीं हो रहे हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो एक्सपोर्ट हुए हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ ने कोरोना वायरस की वजह से अपने यहाँ अलाउ नहीं किया है। वहाँ पे भी आज के दिन में सामान पड़ा हुआ है जहाज़ों के अंदर में, कार्गो शिप्स के अंदर में, बट नो कंट्री इज विलिंग टू टेक दैट गुड। प्रउत के अंदर में इन सारी समस्याओं का हल है। हम एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे कि कैसे प्रउत इन सारी समस्याओं का हल देता है। लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूं कि प्रउत इन अ नट से या कणिका में प्रउत 30 से ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, संभवतः 33 या 34 वॉल्यूम्स आ चुके हैं अभी तक। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये आधे घंटे के 14 दिन के क्लास के माध्यम से, जो तकरीबन 7-8 घंटे या 9 घंटे का क्लास होगा, उस 9 घंटे के क्लास में मैं आपको 34 वॉल्यूम्स, 34 वॉल्यूम्स में आपको पढ़ा पाऊँ, तो ये बिल्कुल संभव नहीं होगा। हमारी जो कोशिश है, मैं हमारी शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आज ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के पीछे दो बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। एंड दीज टू सिस्टर्स बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, दीदी सुनीता एंड दीदी श्री रक्षा मोहन, हु inspired me. They persuaded me to go for this class to teach the masses in India, even though they are not well versed in हिंदी, वो नहीं है हिंदी में कंफर्टेबल, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं राजेश, आप हिंदी में क्लास लो, क्योंकि बाबा भारतवर्ष में आए तो हम चाहते हैं कि प्रउत के आंदोलन की सूत्रपात, प्रउत एक आंदोलन के तौर पे भारत से उभरे, भारत से निकले। इसलिए तो मैं इस माध्यम से अभी दीदी सुनीता और दीदी श्री रक्षा मोहन दोनों को थैंक्स भी कहना चाहूँगा, धन्यवाद दूंगा कि दे इंस्पायर्ड मी, परसुएडेड मी टू गो फॉर दिस क्लास। लेकिन जो बात मैंने कही कि 34 वॉल्यूम्स को 14 क्लास में पढ़ा देना इज़ अ इम्पॉसिबल टास्क। तो फिर मैं कर क्यों रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी पहली कोशिश होगी कि प्रउत कैसे व्यवहारिक सॉल्यूशन देता है, उसकी एक झलक, एक ग्लिम्स मैं आपको दिखाऊं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन पैदा हो कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर प्रउत। जिस तरह से दुनिया में आज इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जिस तरह लोगों की स्थितियां खराब हुई हैं, और जैसा कि आईएमएफ के चीफ ने कहा कि हम रिसेशन, मंदी के दौर में प्रवेश कर गए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आने वाला समय और खराब होने वाला है, और इसको जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है किसी तरह से संभाल नहीं पाएगी, और प्रउत के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। और प्रउत का झंडा लेके चले, प्रउत कैसे सॉल्यूशन देता है। देखिए, जब ये नेता चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं या कभी कोई बात होती है, तो ये लोग छाती पीट पीट के बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की खूब चर्चा करते हैं, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान। लेकिन जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ये लोग संविधान की भी अवहेलना करते हैं। आप ज़्यादा संविधान को ना पढ़ें, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ना पढ़ें, सिर्फ प्रियम्बल, जो प्रावकथन है, जो शुरुआती पेज है, जो ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ लिखा होगा जस्टिस, उसके बाद लिखा होगा लिबर्टी, उसके बाद का है इक्वलिटी। और इक्वलिटी किस चीज़ का? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। आपकी आर्थिक स्थितियों में एक समानता होनी चाहिए। संविधान का आर्टिकल 38 क्लियरली कहता है
state shall endeavor to minimize the gap between the living standards of the people. मतलब ये राज्य का दायित्व है कि राज्य लोगों के रहन सहन, उनके जीवन स्तर और उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उस गैप को लगातार मिनिमाइज करने का प्रयास करें। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। और ये लोग संविधान का कितना सम्मान कर रहे हैं वो आपको इस उदाहरण से पता चल जाएगा कि मनरेगा के अंदर में भारत की सरकार एक दिन की वेजेस, जो वो मिनिमम वेजेस है, वो वेरिएबल है, अलग अलग स्टेट में कुछ 10, 20, 40 रुपए का फर्क है, बट जो लोएस्ट है दैट इज ₹168 पर डे इन बिहार एंड झारखंड। ये सबसे लोएस्ट है पूरे भारतवर्ष के अंदर में, 168 रुपए। और वहीं भारत का एक टेक्नोक्रेट, उसके एक दिन की सैलरी 40 लाख रुपीस पर डे है। आप सोच रहे होंगे कि राजेश दादा ने इतने आंकड़े दिए तो शायद कुछ भूल रहे होंगे। मैं बिल्कुल नहीं भूल रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मनरेगा के अंदर में एक मजदूर को, एक लेबर को पर डे की जो वेजेस दी जाती है दैट इज ₹168 पर डे, एंड द टेक्नोक्रेट, वन टेक्नोक्रेट ऑफ इंडिया गेट्स ₹4 मिलियन पर डे, 40 लाख रुपए। तो आप ये देखिए कि संविधान का कितना सम्मान किया जा रहा है। 168 रुपए और 40 लाख रुपए, कहीं कोई कंपेयर है? नहीं है। क्या इस गैप को भरने की कोशिश की जा रही है? इस ब्रिज को कम करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बल्कि स्थितियां ये हैं कि ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, ये खाई बढ़ती जा रही है। स्थितियां इतनी विषम हैं, खराब है कि गाहे बगाहे कभी कभी कोई ऐसी घटना जिसको बहुत हाईलाइट किया जाता है तब हमारी संवेदनाओं पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि अरे इतनी खराब स्थिति है। जैसे झारखंड में संतोषी नाम की एक 11 साल की बच्ची भात भात कहते भूख से मर गई क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं था। उड़ीसा के अंदर दाना मांझी नाम का आदमी अपने पत्नी के शव को उठा के 12 किलोमीटर घर को जाता है क्योंकि ना तो सरकार ने उसको एम्बुलेंस की सुविधा दी, ना वो खुद कैपेबल था कि वो अपने वाइफ की डेड बॉडी को एम्बुलेंस से ले जा सके। तो एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आर वी अ सिविलाइज्ड सोसाइटी? क्या हम अपने आप को सभ्य समाज कहने का हक रखते हैं? और उन लोगों से तो थोड़ी हमें कम शिकायत होनी चाहिए जिनको प्रौद्ध का पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को जब प्रौद्ध की जानकारी है, हम जानते हैं कि तमाम सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन प्रौद्ध के अंदर है, तो फिर हम क्यों खामोश बैठे हैं? हम क्यों नहीं प्रौद्ध का झंडा लेके चल रहे हैं?